जय हिंद माय फ्रेंड्स। आज का अपना एजेंडा है कि हम देखेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं किसी यूपीएससी के एग्ज़ाम में, उन्हें हम लॉजिक एंड कॉमन सेंस से कैसे टैकल कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ। जैसे किसी एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस हैं 200 मार्क्स के, और उसमें जो कट ऑफ निकलती है ना उस एग्ज़ाम की, कट ऑफ इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस के इजी क्वेश्चंस कितने हैं वो डिसाइड करेंगे कट ऑफ कितनी जाती है। अगर तुम्हारे 100 क्वेश्चंस में इसमें नियरली 55 क्वेश्चंस इजी थे जो अटेम्प्ट करने लायक थे, तो इट इम्प्लाइज आपकी कट ऑफ नियरली 110 के आसपास जाएगी। अब ये इजी क्वेश्चन से मतलब क्या है मेरा? इजी क्वेश्चन हम किन्हें बोलेंगे? इजी क्वेश्चन में आ जाएंगे जो आपके क्वेश्चन कोर टॉपिक्स हैं, कोर टॉपिक्स ऑफ जीएस के कोर टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंट से कोई सवाल आ गया आपका, हिस्ट्री में आपका गांधीयन इरा से सवाल आ गया, गांधीयन नेशनल मूवमेंट से, आपका एटलस से सवाल आ रहे हैं। तो ये कोर टॉपिक्स ऑफ जीएस है, इनमें आपको कमांड अच्छे से करनी पड़ती है। और जीएस कैसे कवर करना है अच्छे से फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लूँगा। और इसके अलावा कोर टॉपिक्स ऑफ जीएस से आप कुछ सवाल कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक आइडिया है आपको सब्जेक्ट का, उसमें अगर आप थोड़ा सा लॉजिक का तड़का लगा देना तो आपके काफ़ी सवाल इजीली टैकल हो जाते हैं। आपको उस टॉपिक का बिल्कुल ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, वो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ लीग है, आपको पता नहीं है, तो हम एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, उस क्वेश्चन से डर जाते हैं एंड स्किप कर देते हैं। मेरा क्या टारगेट है, आप उसे स्किप ना करें, थोड़ा ट्राई मारें। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा छोड़ने लायक जो सवाल है, जैसे मैंने बोला 55 सवाल कर लो बहुत है, कट ऑफ निकल जाती है, तो कुछ सवाल छोड़ने लायक होते हैं। जो डिफ़िकल्ट सवाल है वो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट है। वो कुछ अजीब सी बुक का नाम दे देगा, कीरत अर्जुनिया जैसे इस बार पूछा था, किसी ने नाम ज़्यादातर नहीं सुना और उसका ऑर्डर पूछ लेगा, तो डिफ़िकल्ट है। वो यूपीएससी का काम होता है कि वो आपको डराने के लिए वैसे सवाल डालती है, वो करने वाले सवाल नहीं होते हैं। आप कर लेते हैं, थोड़ा वैसी गैस लगा देते हैं उसमें, तो वहाँ आपको नेगेटिव मिल जाते हैं। आपको गैस कहाँ लगाना है, ये भी बहुत बड़ा एक टैलेंट होता है जो आपको लाना, एक स्किल होती है जो आपको अपने अंदर लानी पड़ती है कि लॉजिक से सवाल करना है, कॉमन सेंस से गैस लगाना है, हवा में वाइल्ड गैस नहीं करना है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम थोड़ा देखेंगे कि लॉजिक से हम कैसे सवाल टैकल कर सकते हैं। अभी सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का, ये 20 दिसंबर को कंडक्ट हुआ है। तो इससे मैंने आज के लिए 5 क्वेश्चंस निकाले हैं डिस्कस करने के लिए, जिन्हें हम लॉजिक से टैकल कर सकते हैं। ऑल्दो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन नहीं है जो आप लॉजिक से कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ मोर देन 50% ऑफ द पेपर आप लॉजिक से कर सकते हैं। और अगर इसमें आप कोर टॉपिक्स भी ऐड कर दें, क्या आपको बेसिक आइडिया सब्जेक्ट का, तो आप 110 क्वेश्चन आए थे इसमें जीएस के, इसमें से आप नियरली 70+ क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं विद लॉजिक एंड कॉमन सेंस along with some core understanding of the subjects। तो पहले आज कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करने होता है ये लॉजिक को यूज़। देखिए, एक सवाल आया था कि रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मुगल किंग्स इज नॉट करेक्ट, मुगल्स के बारे में नॉट करेक्ट पूछ रहा है। पहले तो यही चीज़ नोटिस कर लिया करो आप एग्जाम में, को करेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है, उसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मेन एस्पिरेंट्स तो यही मेजर ब्लंडर मचा देते हैं, करेक्ट की जगह नॉट करेक्ट लगाए जाते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, 3 स्टेटमेंट है, आप पढ़ना चाहें पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। आपको पता भी हो सकता है इन चीज़ों के बारे में, मे भी आपने जिजिया ना सुना हो, मे भी आपने ना सुना हो कि अकबर के अंदर ये पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन थी या नहीं थी। हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो इसके बारे में मुगल्स को, बट एक नॉर्मल एस्पिरेंट क्या करेगा, इस सवाल को फिर स्किप कर देगा कि मैंने मुगल्स पढ़े नहीं है तो इस सवाल मुझे छोड़ देना चाहिए। बट आप इसे तब भी टैकल कर सकते हैं। एक बार आप डी ऑप्शन पढ़िए, ग्रांट्स होता है कुछ चैरिटी का पैसा, फंड कुछ आपने दे दिया किसी को, बट इशूड फॉर द रिपेयर ऑफ अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, ये यहाँ है कीवर्ड, रिपेयर ऑफ नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द रेंज ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब। औरंगजेब और शाहजहां के टाइम में उन्होंने काफ़ी ग्रांट्स इशू किए थे फॉर द रिपेयर ऑफ अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। अब हमने एक चीज़ तो सुनी हुई है कि औरंगजेब जो है ये बड़ा खतरनाक टाइप का मुगल था, इसने बहुत सारे मंदिर तुड़वाए थे, इसने इस्लाम को प्रमोट किया था इंडिया में, इसने क्या करा था, इस्लाम का एस्टेब्लिशमेंट करा था। ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ सब्जेक्ट की, इसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं जानना, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना पता है तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर वो मंदिर तुड़वा रहा है तो उनके रिपेयर के लिए तो कुछ करेगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल सकता था कि वो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट आपका जवाब हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं हम अभी। देखिए, ये देखिए क्या सवाल था, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड टू एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। फूड इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, फूड इन्फ्लेशन चेक करने के लिए कौन कौन से
गुड्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। सवाल देखने से पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि एक सवाल को ईजी या डिफिकल्ट उसका सवाल नहीं बनाता है, जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो सवाल को ईजी या डिफिकल्ट बनाते हैं। पहले आप इन ऑप्शंस को देखिए। इन ऑप्शंस को देख के आपको ये लग रहा है कि हर ऑप्शन में एक ना एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रहा है। इसमें बोल दिया 4 एलिमिनेटेड, इसमें इन्होंने 1 एलिमिनेट कर दिया, इसमें इन्होंने 2nd एलिमिनेट कर दिया, इसमें 3rd एलिमिनेट। तो आपको एक बात पता चल गई, इन चारों में से एक चीज़ है जो आपको एलिमिनेट करनी है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, फूड इन्फ्लेशन की वो बात कर रहा, फूड की, क्या फूड में टोबैको को काउंट करेंगे? इसका टोबैको का मतलब कुछ ज़्यादा वेग नहीं लग रहा इन तीनों के सामने, वीट, पैडी और शुगर के सामने। ये ओड वन नहीं लग रहा आपको इन सब के सामने, तो ओड वन आउट कर दीजिए, टोबैको आपको एलिमिनेट करना था, आपका डी आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसे आपको ये सवाल इजीली टैकल हो जाता बिना कुछ पढ़े। कोई नहीं याद करता यार कि कौन सी इन्फ्लेशन की, कौन से इंडेक्स में आप क्या क्या चीज़ें काउंट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, इतना सब नहीं पढ़ा जाता, ना ही यूपीएससी एक्सपेक्ट करता कि हम ये सब चीज़ें पढ़ कर आएँ। वो यूपीएससी का भी यही मेजर एजेंडा होता है कि एक कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की एक एस्पिरेंट के अंदर, और उसका लॉजिक और कॉमन सेंस रीजनेबल होना चाहिए कि वो सवाल देख के मैदान छोड़ ना दे, उस पर टिके, थोड़ा ट्राई करे। तो एक एग्जाम्पल की थ्रू हमने ये देखा। अगला एक और देखते हैं सवाल। देखिए, लिंगायत कम्युनिटीज पिछले 2-3 साल में काफ़ी न्यूज़ में थी। मे भी आपने सुना, मे भी नहीं सुना, बस मैंने ये सुना हुआ था कि न्यूज़ में थी। इसके ज़्यादा स्पेसिफिक्स मुझे नहीं पता थे, बट ये सवाल आया कि दे बरी देयर डेड, कुछ ये तक कि कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं और एक चाइल्ड मैरिज और विडो रिमैरिज को फॉलो करते हैं। एक चीज़ आप याद रखना, जब भी वो इंडिया की किसी चीज़ से सवाल पूछता है ना, इंडिया की कोई ट्राइब हो गई, कोई कम्युनिटी हो गई या कुछ भी, इंडियन से वो सवाल पूछता है यूपीएससी, तो उसका मेजर जो आंसर होता है ना, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो सही होते हैं, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो गलत होते हैं। देखते हैं कैसे। पहले सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़िए कि वो कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, तो ये नेगेटिव साउंड कर रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, इस लॉजिक से मैंने इसे एलिमिनेट करा कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, यूपीएससी से क्यों पूछेगा, मतलब नेगेटिविटी क्यों फैलाएगा, तो इसे मैंने एलिमिनेट करा। तो मेरे सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, कौन से, ये ए एलिमिनेट हो गया एंड सी एलिमिनेट हो गया आपका 2 एलिमिनेट करने के बाद। तो या तो आपका 1 ओनली या 1 एंड 3। तो आपको एक चीज़ और पता चल गई कि 1 तो सही ही सही है, 1 दोनों में आ रहा है, तो 1 तो हमें पता है, नहीं पता नो इशू। अब बस 3 पढ़ लीजिए। 3 आपका कैसा साउंड कर रहा है, दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो मैरिज। ये पॉजिटिव लग रहा है ना, कि कुछ पॉजिटिविटी प्रमोट कर रहा है वो, तो इसके चांस ज़्यादा है कि ये स्टेटमेंट सही होगा। तो आप आंसर चले जाएंगे डी के साथ, 1 एंड 3 सही। और अगर आपको 1 का भी आइडिया नहीं था तो आप 1 फर्स्ट स्टेटमेंट को कैसे टैकल कर सकते थे। देखिए, उसने बोला है लिंगायत वैसे लोग हैं जो अपने मरे हुए लोगों को दफनाते हैं जलाने की जगह, दे बरी देयर डेड। तो अगर ऐसा नहीं होता, यूपीएससी वाले जिसने एग्जाम क्वेश्चन सेट किया उसके दिमाग से सोचिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद से ये स्टेटमेंट कैसे बना सकता था, कि उसके दिमाग में कहाँ से आता कि वो अपने मरे हुए लोगों को दफनाते हैं, जलाते हैं, खुद से वो स्टेटमेंट नहीं बना सकता था। ऐसा कुछ रियलिटी में होता होगा, तभी यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट डाला है। इस लॉजिक से मैंने इसे सही माना था और इसका आंसर डी मार्क किया था, जो सही निकला था। एक सवाल हमने ये देखा, तो थोड़े लॉजिक्स हैं जो आपको थोड़ी बेसिक्स नॉलेज और थोड़ा यूपीएससी जो एग्जाम सेट करने वाला है उसके शूज़ में खुद को रख कर देखिए और उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि उसने एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया है तो क्या रीज़न रहा होंगे, क्या सोच सकता है वो एग्जामिनर, उस तरह ये सवाल टैकल कर सकता है। आप काफ़ी सवाल टैकल कर सकते हो उस लॉजिक से। देखिए, एक सवाल आपका ये है, ये एक इंडेक्स दिया है इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। उसमें इसने टॉप नेशन पूछा है कि इसमें टॉप रैंक्ड कंट्री कौन सी है। ठीक है, बहुत एन नंबर ऑफ इंडेक्स रिलीज होते हैं, एस्पिरेंट्स उन्हें रट कर जाते हैं कि कौन से इंडेक्स कौन रिलीज करता है, उसमें कौन टॉप पर है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, इतना सब रटते हैं। बट ये सब फालतू है, इसमें सिर्फ आपको कुछ याद रखना है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उस इंडेक्स की पब्लिशिंग एजेंसी का नाम याद रख लीजिए, बस इतना। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सब लॉजिक से काम हो जाते हैं। जैसे ना टॉप रैंक्ड कंट्री पूछ रहा है, एक लॉजिक आप याद रखना, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वो निकलते हैं आपके इंडेक्स, उसमें जो टॉप रैंक्ड कंट्रीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, इसमें आती है आपकी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज,
कि ये सारी कंट्रीज टॉप करती हैं। और जो आपके ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंस एग्जाम्स में, ये सीएपीएफ का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं अभी जो कंडक्ट हुआ है, तो हर साल लगभग ये सवाल आता है, टॉप रैंक कंट्री वो किसी ना किसी इंडेक्स की पूछे, उसमें वो सिर्फ एक लॉजिक से पूछते हैं कि जोन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो आपको निकालनी है और वही आंसर होता है। इसमें जैसे स्कैंडिनेवियन स्वीडन दे रखा है तो स्वीडन आपका आंसर हो जाता है। कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं रखना, बस ये बेसिक नॉलेज कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मोस्टली टॉप करती हैं इंडेक्स को। अब एक सवाल ये भी आ सकता है आपके अंदर के यही क्यों टॉप पर रहते हैं, क्योंकि इनका जो ब्यूरोक्रेसी मशीनरी है ना वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ है। ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा फंक्शन करती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, इसलिए उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है काफ़ी इंडेक्स में। तो यही लॉजिक वो लगवाते हैं आपसे और इसी थ्रू वो आपसे आंसर निकलवाते हैं। वो नहीं आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप पूरा इंडेक्स रट कर आओ। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। ये सिंगापुर के बारे में पूछ रहा है कुछ। ठीक है, सिंगापुर इज नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज, जब ये सवाल मेरे सामने आया आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। पोर्ट ऑफ कॉल क्यों बोलते हैं मुझे पहली बार सुना था ये, बट मैंने देखा कि ठीक है ट्राई करते हैं क्या है। ऑप्शंस पढ़े पहली बात तो, पहला ऑप्शन पढ़ा इट डील्स इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। हो सकता है डाउटफुल कैटेगरी, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, नो आइडिया। इट इज अ डीप वाटर पोर्ट बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट, मे बी, बट इसका मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिला कि ऐसा इंडिया में भी पोर्ट्स हैं जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट, वो भी एक्चुअल पोर्ट से अलग बने हुए हैं, उन्हें तो ऐसे हम पोर्ट ऑफ कॉल नहीं बोलते। तो इसमें क्या अलग है ऐसा कि हम तुम्हें इसे ये दर्जा दे रहे हो। तो मैं इसे एलिमिनेट कर रहा था, बट अभी भी मैंने इसे डाउटफुल रखा है। ठीक है, एक बार सी ऑप्शन पढ़ी। इट इज ऑन मेन सी रूट, ठीक है, वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। मेरे को एक बात पता थी, जो आपका सिंगापुर है उसकी लोकेशन, क्योंकि एटलस एक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से कमांड करनी पड़ती है और एटलस पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उसे आप उस तरीके से पढ़ लें तो आपका एटलस से सिर्फ लोकेशन ही नहीं, इवन पूरी जियोग्राफी, आपकी सारे कंसेप्ट्स एटलस से कवर हो सकते हैं। आपको जियोग्राफी के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ एटलस से हो जाता है। तो सिंगापुर की लोकेशन देखिए आप। सिंगापुर के बारे में मुझे दो चीज़ पता थी कि एक तो ये इक्वेटर पे लोकेटेड है और दूसरा ये मलक्का स्ट्रेट के पास है। मलक्का स्ट्रेट यानी कि जहाँ से बहुत ज़्यादा, अगर आपको इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन या साउथ चाइना सी में जाना है तो ये मेजर ट्रेडिंग रूट है, आपको यहाँ से ही जाना पड़ेगा मलक्का स्ट्रेट से। और ये मलक्का स्ट्रेट के बहुत पास ये सिंगापुर लोकेटेड है। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि मेन सी रूट पे ऑब्वियसली हाँ लोकेटेड है, तो यहाँ से बहुत सारे शिप एक बहुत लॉन्ग रूट ट्रैवल करते हैं, तो उनको रिफ्यूलिंग वगैरह की जरूरत पड़ती होगी और ये चांस है कि वहाँ वो रुक जाते हैं। तो ये मुझे स्टेटमेंट ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। एक बार डी और पढ़ लिया था, इट सर्व्स द पेरेंट पोर्ट्स बाय रिसीविंग द शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच ड्यू टू देयर लाइट साइड। ये तो बेहद ही फालतू स्टेटमेंट है, ऐसा तो आप पहले ही भाग कर देते। इसमें क्या मतलब, आप पढ़ के देखिए, इससे मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होता होगा। तो हमारे पास मेजरली दो ऑप्शन बचे, ए और सी। बी भी हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इंडिया के काउंटर याद आ गया था मैं विशाखापट्टनम लाइक, और ए भी उतना सूटेबल नहीं लग रहा। जो मोस्ट जनरलाइज स्टेटमेंट लग रहा है, जो ज़्यादा चांस है सही होने के, अलॉन्ग विद दिस लॉजिक मलक्का स्टेट वाले, उससे सी आंसर आपका निकल सकता था। तो नहीं आइडिया था हमें कि पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, बट क्या था कि सवाल हम अटेम्प्ट करना चाह रहे थे और हमें थोड़ा सिंगापुर के बारे में दो चीज़ पता थी कि तो मलक्का स्ट्रेट के पास लोकेटेड है और एक इक्वेटर पे। तो मलक्का स्ट्रेट वाले लॉजिक से हमने सी स्टेटमेंट इसमें सही मार्क कर सकते थे और यही आपका आंसर निकलता। तो जो ये लॉजिक वाला पार्ट है, ये इस पर आपको काफ़ी वर्क करना पड़ता है, लॉजिक एंड कॉमन सेंस, कि इससे कैसे आपको सवाल करने पड़े। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है काफ़ी, और प्रैक्टिस के लिए लोग पता है एक्सपीरियंस क्या मिस्टेक करते हैं, वो मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं काफ़ी जगह के। और मॉक टेस्ट और उनका कंपैरिजन अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से करें ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कुछ लेवल मैच नहीं कर पाते हैं। और मॉक टेस्ट इवन डिफेंस की कैटेगरी में बहुत फालतू अवेलेबल है, कहीं भी अच्छे मॉक टेस्ट अवेलेबल भी नहीं है। तो ज़्यादा बेटर आप यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करें, बहुत ज़्यादा हैं, आप नहीं ख़त्म कर पाएंगे जब भी आपका एग्जाम है, अनलिमिटेड क्वेश्चन हैं। तो उनमें से कुछ भी क्वेश्चन आप ट्राई कर लें और उनमें लॉजिक प्लस कॉमन सेंस का तड़का लगा के देखें, तो आपके काफ़ी सवाल विदाउट नॉलेज भी सही होने लग जाएंगे। और मेरा मेजर एजेंडा ये क्या रहेगा कि आपका जीएस जो है, जो कोर टॉपिक्स और जीएस की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, वो मैं कवर करा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटी कोई और कराएगा, हिस्ट्री कोई और कराएगा और इकोनॉमी कोई और कराएगा, पूरा जीएस मैं खुद कवर कराऊँ। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री और मान लिया आपका करंट अफेयर्स कोई अलग अलग बंदा पढ़ा रहा है, बट मेरा क्या एजेंडा रहेगा कि मैं इन तीनों को इंटरलिंक करूंगा। लाइक मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919,
मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ते हैं। तो ये पास हुआ था 1919 में। तो इसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि उस टाइम इंडिया की हिस्ट्री में चल क्या रहा था, क्या सीन बने थे कि ये एक्ट पास हुआ। और इसमें क्या करते हैं, एस्पिरेंट रट लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविजन आए थे इस एक्ट के दौरान, क्या क्या चीज़ें एडअप की गई थी। और जहाँ एक बात याद रखना, जितना आप रटेंगे जीएस में उतना फंसेंगे। तो इस ट्रैप से आपको बाहर निकलना, रट्टा मिनिमम करना है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की मैक्सिमम अलोंग विद लॉजिक प्लस कॉमन सेंस। आपका ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। और हमारा मेन एजेंडा ये रहेगा कि आपका लॉजिक और कॉमन सेंस इंप्रूव किया जाए, कि आपको सवाल पहली बार देखा है वो, यू नेवर काउंटर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज़ टोटली आउट ऑफ लीग फॉर यू, बट you didn't give up. You tried somehow to attempt that particular question, and with logic plus common sense along with basic understanding of subject, you will be able to tackle that question very easily. So इस पर हम थोड़ा काम करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे साथ इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, अपना ये जीएस को पढ़ने के लिए, और मैं साथ में मैथ्स भी कराऊंगा, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है। तो बैच हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली 4 जनवरी तो स्टार्ट कर ही देंगे, और अगर स्टूडेंट जल्दी आ गए तो हम जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं। 4 जनवरी डेट है जब हम बैच स्टार्ट कर देंगे, और इस पूरे जीएस को कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करेंगे। पूरा प्रोसेस आपके लिए काफ़ी अच्छा बनाया जाएगा। और जीएस कवर कैसे करना होता है डिफेंस एग्जाम के लिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जीएस को कैसे अप्रोच करना है। अभी के लिए मैंने आपको ये बताया कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अलावा आप लॉजिक एंड कॉमन सेंस का कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं टू टैकल एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं। गुड बाय।